संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज नाग पंचमी है। अब नाग पंचमी है तो बहुत जरूरी हो जाते कि आप मन के जीवन में जो कोई भी सांप आई से, अब का सांप, चाहे वो आपके जीवन में आए हुए बम्भी सांप हो कि डोढ़िया हो कि भैया नाग सांप हो कि दुमुहा सांप हो, सब ल नाग पंचमी के आज बधाई दे दिहा। मोर कतिले आप सबो संगवारी मन ला नाग पंचमी के बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। आज 25 जुलाई और आज के क्रम का न्यूज हम शुरू करेंगे। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन छत्तीसगढ़ में। तो हिंदी पे आ जाए, चलिए। तो अब आज की जो न्यूज है वैसे कम है, चूंकि नाग पंचमी है तो हम आज की शुरुआत इसी से रिलेटेड खबर से करेंगे। जब बात छत्तीसगढ़ पे आए, नाग पंचमी के अवसर पर लगने वाले मेले का जिक्र होना जरूरी है। ये प्रश्न पहले भी बनते रहे, ध्यान दीजिएगा। नाग पंचमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कहाँ मेला आयोजित होता है? तो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के अकलतरा आपको जाना पड़ेगा। वहाँ एक पहाड़ स्थित है, दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ में हमेशा नाग पंचमी का मेला आयोजित होता था। इस साल ये मेला रद्द किया गया है। क्यों? कारण आप सब जानते ही हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दल्हा पहाड़ सिद्ध बाबा की गुफा या सिद्ध बाबा के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। दल्हा पहाड़ जो है आपके लिए, उस दल्हा पहाड़ के बारे में एक कथा है कि वहाँ सिद्ध बाबा जो थे वो लगभग 3 वर्षों तक लगातार तपस्या में रत रहे, लीन रहे, और इसलिए उस क्षेत्र को सिद्ध बाबा के आश्रम या गुफा के रूप में भी देखा जाता है। ध्यान रखेंगे इसी आश्रम के पास में सूर्य कुंड भी है, जिससे होकर के दल्हा पहाड़ से पानी नीचे आता रहता है। अक्सर ग्रामीण या आसपास के रहने वाले उस पानी को औषधीय जल भी मानते हैं। शायद जंगल की जड़ी बूटियों का उसमें असर हो जाता होगा, इसलिए। वैसे एक चीज और जाननी जरूरी है कि जो हमारा नागपंचमी का मेला है दल्हा पहाड़ पर, वो सिंदूरगिरी पहाड़ लिख करके भी आपसे पूछ सकता है। अब दल्हा पहाड़ को सिंदूरगिरी पहाड़ भी कहा जाता है, तो यहाँ मैं मेंशन कर दिया हूं, आप देख सकते हैं। सिंदूरगिरी पहाड़, ये याद रख लीजिएगा। दल्हा पहाड़ अकलतरा में है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार जिला की जगह स्थान का नाम पूछ सकता है। अब अगर एक और बात करें नाग पंचमी से जुड़े हुए, तो आप सबको ये तो पता है कि छत्तीसगढ़ में नागलोक तपकरा को कहा जाता है, और तपकरा जशपुर में मौजूद है। वहां सर्प ज्ञान केंद्र बनाया गया है, ये भी आपको जानकारी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 ऐसी जगह हैं, 2 ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जहां सांप को लेकर कुछ मान्यताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, कुछ कहानियां हैं। मैं दोनों जगह के बारे में आपको बताता हूं। पहले जांजगीर चांपा, रायगढ़ से नजदीक है इसलिए आपको जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है कैथा। कैथा गांव के बारे में ये बड़ा फेमस है, ये बड़ा प्रसिद्ध है कि उस गांव में सांप के जहर का असर नहीं होता है। अब आप मानना चाहें तो ये माने, ना मानना चाहें ना माने, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं कि कैथा गांव की मिट्टी ही इतनी कारगर है कि सांप के जहर का असर भी कम कर देती है। अब ये चेक करने के लिए आपको सांप काटने के कुछ घंटे के भीतर कैथा पहुंचना जरूरी है। तो अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, आप एंटीवेनम ले लीजिएगा। अब कैथा गांव के बारे में अगर बात करें तो कैथा गांव में बिरतिया बाबा का मंदिर है, जो कि बहुत फेमस है, जहां भी नागपंचमी के अवसर पर मेले जैसी स्थिति निर्मित होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमें चलना होगा आरंग। आरंग के डिघारी, यहाँ नागेश्वर मंदिर है, मंदिर ही नागेश्वर है, यानी नाग सांप को समर्पित ये मंदिर जो है, ये 2008 से चर्चा में बहुत आ चुका है, क्योंकि इस मंदिर को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया। मंदिर पहले से मौजूद है, लगभग 600 साल पुराना इसका इतिहास है। और इसके पीछे भी एक लोक कथा है कि वहां के किसी एक पुजारी को ये सपना आया था कि सांप जो है उनके जीभ में कोई कांटा लगा है और वो निकाल दें तो मदद हो जाएगी। बस ये एक किस्सा है। अगेन मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, लेकिन आपको इन जगहों का नाम याद रखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट के तौर पर आप ये याद रखिए। डिघारी आरंग में पड़ेगा और ये रायपुर जिले में है। दूसरा कैथा जो जांजगीर चांपे का है। तीसरा मैं आपको दल्हा पहाड़ ऑलरेडी बता चुका, अगेन जांजगीर चांपा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको धमतरी भी लेकर के चलना चाहूंगा। धमतरी में भी बिल्कुल नागदेव का एक मंदिर है, मंदिर का नाम नागदेव मंदिर है। और ये मंदिर जो है धमतरी के हटकेश्वर या हाटकेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने सारे जो जानकारी है सांप और सांप से जुड़ी हुई, वो आप आज जान सके। इसमें से कितनी आपको पता थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आज पता चला आपको, ये भी बताइएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे न्यूज पर। तो ढंग नाच, ढंग नाच एक पत्रिका है, हल्बी भाषा की पत्रिका है। आमतौर पर हल्बी भाषा में बहुत सारे
पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं होती, ये अपने किस्म की अनूठी पत्रिका होगी। इसमें लगभग 101 दोहों का संकलन है और ये संकलन करने का काम सुभाष पांडे ने किया है। अब ये पत्रिका अगर लगातार जारी होती रहे तो हल्बी भाषा को या हल्बी बोली को भी उसका गौरव प्राप्त हो सकेगा। क्या आप जानते हैं कि हल्बी भाषा में छत्तीसगढ़ में एक फिल्म भी बन चुकी है। हल्बी भाषा की पहली फिल्म के नाम के रूप में माचो मया को जाना जाता था। हो सकता है ये भी आज आपको पहली बार पता चल रहा हो, नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे तीसरी न्यूज पर, बस्तर अंचल पे हैं तो बस्तर अंचल पे और बात करते हैं। बस्तर कॉफी, हम इस न्यूज पर पहले भी बात किए थे, कुछ और फैक्ट है जो आपसे शेयर करना है। और बस्तर हल्दी, ये दो अब ऑफिशियल ब्रांड नेम लॉन्च कर दिए गए, इसी नाम से बेची जाएगी मार्केट में, बस्तर कॉफी और बस्तर हल्दी के नाम से। मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। वो जो होता है ना आजकल हर चीज ई मेल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन हो रहा है, तो वैसा ही ऑनलाइन लॉन्चिंग हुई है बस्तर कॉफी और बस्तर हल्दी की, ब्रांड नेम डिक्लेयर हो गए हैं। बस्तर कॉफी की अगर बात करें तो बस्तर कॉफी दरभा घाटी क्षेत्र में लगाई जा रही है। यहाँ कॉफी की दो किस्म लगाई जा रही है, आमतौर पर दो ही किस्म भारत में लगाई जाती है, अरेबिका होती है और रोबस्टा होती है। अरेबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी, ये दोनों कॉफी की दो सबसे प्रमुख नस्लें हैं जो कि भारत में कर्नाटक क्षेत्र या केरल क्षेत्र या आंध्र प्रदेश में लगाई जाती हैं। तो अब हमारे यहाँ भी इस तरह की कॉफी होगी, दोनों की दोनों किस्म लगाई जा रही है। इसमें कॉफी जो तैयार की जाएगी वो भी दो किस्म की तैयार हो सकेगी, एक फिल्टर कॉफी और एक ग्रीन कॉफी, ये दोनों यहाँ उत्पादन के रूप में तैयार की जा सकेगी। वैसे दुनिया में एक और कॉफी बड़ी फेमस है, मोका कॉफी, MOCHA, मोका अंग्रेजी का अपना ही गणित है भाई। तो MOCHA मोका कॉफी जो है ये यमन की कॉफी है, यमन देश की बड़े फेमस सी कॉफी का नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो बस्तर कॉफी लगाई जा रही है ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में एक अरकू वैली पड़ती है, वहां लगाई जा रही फसल के आधार पर यहाँ भी तैयार की गई है। तो उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें हल्दी की तो बस्तर हल्दी जो है वो बस्तर नार में या बस्तर नार में लगाई जा रही है। और हल्दी के बारे में अगर ऐसा कहा जाए तो हल्दी जो है वो तमिलनाडु की एक प्रमुख फसल या एक प्रमुख पौधा है जो कि लिया जा रहा है हमारे यहाँ फसल के रूप में। एक चीज जानना जरूरी है कि हल्दी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो क्यूकरमिन नाम के एक पदार्थ के कारण होता है और यही पदार्थ जो है वो कैंसर रोधी तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे अगले न्यूज पर, बस्तर पे हैं तो बस्तर पे बात करेंगे। तो कुम्हली एक सिंचाई परियोजना है जो कि बस्तर में शुरू की जा रही है, इसका अभी शिलान्यास किया गया हाल फिलहाल में। इस पे और धीरे धीरे और डाटा आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। बहरहाल अभी सिर्फ इतना पता चला है कि कुम्हली नाम की एक सिंचाई परियोजना बस्तर में शुरू की जा रही है। बस्तर में बोधघाट सिंचाई परियोजना भी पेंडिंग पे है जिस पर रोज समाचार पत्रों में कुछ ना कुछ आ रहा है। बस्तर अंचल सिंचाई के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, अब लगातार सिंचाई परियोजनाओं के नाम वहां सुनने को मिल रहे हैं, तो ध्यान रखते चलेंगे। बात करेंगे मानसून सत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मानसून सत्र 26 सितंबर से पहले पहले छत्तीसगढ़ राज्य में लगाना जरूरी हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? तो भाई हमारे संविधान में, संसद में नहीं, हमारे संविधान में एक बाध्यता है। बाध्यता ये है कि सदन के जो सत्र लगते हैं, होता है ना जिसमें सारे विधायक आकर के बैठे, और या फिर अगर लोकसभा की बात है, राज्यसभा की बात है तो सारे सांसद आकर के बैठे। ये ऐसा कहा गया है कि एक साल के भीतर कम से कम 2 सत्र लग जाने चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। परंपरा के अनुसार भारत में 3 सत्र लगते हैं। कौन कौन से 3 सत्र हैं? कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा। अभी मॉनसून सत्र जो है वो पेंडिंग पे है हमारे यहाँ और इससे लगा लिया जाना जरूरी है, वरना वो 6 माह से अधिक के समय को हम पार कर जाएंगे। उस बाध्यता को ध्यान रखते हुए माना जा रहा है कि शायद एक दिन का सत्र बुला लिया जाए और इस फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाए। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि 3 से ज्यादा सत्र या 4 से ज्यादा सत्र नहीं हो सकते। तो एक दिन का सत्र बुला लिया जाए और उसके बाद फिर वापस से सत्र बुलाया जाए, ये संभव है। राज्यपाल से अनुमोदन करा करके ये संभव किया जा सकता है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे जो है उनसे जानकारी मिली कि संभवतः एक दिन का सत्र इस साल बुलाया जाएगा। कोरोना काल बहुत कुछ बदल रहा है। बात करेंगे बैगा नगोई की। बैगा नगोई बिलासपुर में स्थित एक जगह है जहां नई केंद्रीय जेल बनाना प्रस्तावित है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई जेल हो जाएगी, बिलासपुर में ऑलरेडी एक केंद्रीय जेल है। अब वहां कैदियों की क्षमता जो है रखने की वो कम होते जा रही है, वो काफी पुरानी होने के कारण अब वहां रख रखाव में दिक्कत भी आ रही है, इसलिए नई जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था
और इसे अब तक पेंडिंग पे ही रख दिया गया है। ये जो नई जेल होगी वो ये जानना जरूरी है कि 1500 कैदियों को रख सके, इतनी होगी, 2 मंजिलों वाली होगी और इसके लिए 51 एकड़ की जमीन अधिग्रहित भी कर ली गई है। लेकिन अभी तक इसका डिजाइनिंग फाइनल नहीं हो पाने के कारण ये अभी तक बनाया नहीं जा सका है। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराधों के कारण कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिलासपुर संभाग पर दबाव भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगले न्यूज पर बात करेंगे। तेलंगाना, तो भाई तेलंगाना को विद्युत आपूर्ति करता है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आप सबको पता ही है। और ये भी पता होगा कुछ दिन पहले की एक और न्यूज वीडियो में, मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि तेलंगाना राज्य की जो विद्युत है वो हम सप्लाई करते हैं छत्तीसगढ़ से, और वो भी कहाँ से, तो मड़वा संयंत्र जो है वो भेजता है, सॉरी फंबल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मड़वा संयंत्र से भेजते हैं और तेलंगाना को क्या करना चाहिए, पैसे हमें टाइम पे देने चाहिए, पर वो दे नहीं रहे हैं और नहीं देते देते 2200 करोड़ रुपए उधारी हो चुकी है। तो ये उधारी अगर चुका दी जाए तो अभी छत्तीसगढ़ का कुछ भला हो जाए। जॉब वैकेंसीज तो दिख नहीं रही है, पैसे आए तो शायद रास्ता खुले। बहरहाल ये तेलंगाना सरकार ने तय किया है कि वो इसका भुगतान इंस्टॉलमेंट में करेगी, 20 लाख 30 लाख के आधार पर ये भुगतान करती रहेगी। हमने उनकी विद्युत आपूर्ति थोड़ी कम कर दी थी, 400 मेगावाट भेजी जा रही थी। जब ये फैसला किया गया कि 20 से 30 लाख हर हफ्ते के हिसाब से भेजेंगे, तो ये तय किया गया कि अभी 650 मेगावाट विद्युत वहां को रिलीज की जाए। तो अब ध्यान रखेंगे कि उधारी नहीं करना है, और उधारी करो तो टाइम पे चुकाना है। आगे बढ़ते हैं जोक सपाट। इसके बाद है हमारे पास पामेड़। पामेड़ भाई बीजापुर जिले में पड़ने वाला एक गांव है। पामेड़ आप अभ्यारण्य के रूप में भी जानते हैं। पामेड़ एक गांव की बात अगर मैं करूं तो वहां आजादी से अब तक विद्युत आपूर्ति नहीं थी, यानी गांव में विद्युत नहीं पहुंची थी। लेकिन अब पहली बार ये गांव रोशन हुआ। 23 जुलाई को पहली बार दोपहर के समय यहाँ विद्युत पहुंची और वहां के लोग अब विद्युत का या विद्युत सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। लेकिन अब बात तेलंगाना पे आई थी तो वापस तेलंगाना लेके आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य तेलंगाना से अनुरोध किया कि वहां से ये बिजली की सप्लाई या विद्युत की सप्लाई की जाए, तो दोनों मिलकर के ये कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना के माध्यम से यहाँ विद्युत पहुंच रही है। तो पहले हमने तेलंगाना को दिया, तेलंगाना के रास्ते छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति हो रही है। वैसे पामेड़ में विद्युत पहुंचने पर स्वदेश फिल्म का वो सीन जरूर याद आ गया। आप में से कितने को याद आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा आइकॉनिक सीन है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अगली न्यूज पर, राज्य स्वच्छता पुरस्कार। इनफैक्ट आज के दिन का सबसे बड़ा समाचार आप इसी को कह सकते हैं। राज्य स्वच्छता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। 15 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, या 15 श्रेणियां होंगी इस पुरस्कार की, और इसके लिए जो आवेदन है वो मंगाए जाने शुरू कर लिए गए हैं। तो TS सिंहदेव यानी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की और बताया कि भाई 15 श्रेणियों में पुरस्कार जो हैं उसमें से मुख्य पुरस्कार होंगे स्वच्छता स्थायित्व पुरस्कार। स्वच्छता स्थायित्व पुरस्कार एक जिले को दिया जाएगा, और एक जिला पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से चुन करके जो अपनी स्वच्छता को मेंटेन रख सका है, स्थायित्व पा सका है, उसे दिया जाएगा, और ये 1 करोड़ रुपए की राशि होगी। इसी प्रकार 3 ब्लॉक को यानी विकास खंड को अगर देखें तो 3 विकास खंड होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में से चयनित, जिन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि, और ग्राम पंचायत के स्तर पर 5 ग्राम पंचायतें ढूंढी जाएंगी जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे स्वास्थ्य के स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सामुदायिक शौचालय की ड्राइंग और डिजाइनिंग, इसकी एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, उसमें जीतने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में 15 श्रेणी में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और ये पुरस्कार इसी साल वितरित किए जाएंगे। पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसका भुगतान या ये किसके भीतर किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसका ग्रामीण वाला जो, बस उसी के तहत तो आप ये सारी न्यूज ढंग से समझ सके होंगे। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो मैं PDF भेज दूंगा। अच्छा यार, मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, और उस ग्रुप में मैं जितनी न्यूज बताता हूँ ना उसकी और डिटेल वाली, अगर आपको और पढ़ना है डिटेल से, खुद भी पढ़ना है, तो उसकी मैं PDF भेज देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, नॉलेज हब रायगढ़, आपको बस इतना सर्च करना है, @ लगाइए, नॉलेज हब रायगढ़ सर्च करिए, आपको दिख जाएगा हमारा ग्रुप, आप उसमें आकर के ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम पे। बाकी मेरा नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, आपके प्रश्न भेज सकते हैं। बात करेंगे आखिरी न्यूज की, सिद्धखोल गुफा, सिद्धखोल झरना, सिद्ध बाबा की गुफा से सिद्धखोल झरना तक पहुंच गए हम लोग। तो सिद्धखोल झरना और आमा झरिया जलप्रपात, ये दोनों पर्यटन स्थल मौजूद हैं बलौदा बाजार के कसडोल क्षेत्र में। अब ये चर्चा में आया एक
खबर के कारण। तो कुछ उत्साही युवक है, 60 फीट ऊंचा ये जलप्रपात है, आमाझरिया जलप्रपात या सिद्धकोल जलप्रपात, वहां से वो जंप लगा करके नहा रहे हैं। ये तस्वीर पेपर में किसी ने छाप दी और उसके बाद वायरल हो गई है। तो भाई जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, मर जाओ ठीक है, अपंग होकर के जियोगे तो आप किसी दिव्यांग जन की परेशानी को देख करके समझने का प्रयास करिएगा। तो आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उसमें से कुछ भी आपको खोना पड़ जाए। तो ये समझाइश भी हो गई, और बात करें ये दो पर्यटन स्थल के नाम भी हो गए। ज्यादा हो रहा है, चलिए तो न्यूज समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे कल के वीडियो के साथ, और उम्मीद करते हैं कोई और अच्छे बड़े समाचार हो। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो यार कल कवर कर लेंगे, कौन सा हम भागे जा रहे हैं। अच्छा लगा आपसे मिल करके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताइए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। हम लगातार अपने परिवार की संख्या में इजाफा करते जा रहे हैं और ये सब आपसे संभव हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।